चलिए भाई साहब, आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। और बिहार पुलिस के सभी विद्यार्थियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज हम लोग तीसरी सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। 2 सेशन में हम लोग मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं हर सेशन में। इस सेशन में भी हम लोग मैथ और रीजनिंग कंप्लीटली 10 मैथ और 10 रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे। तो आप आराम से पेन और पेपर लेकर बैठिए। पहले खुद से सोल्व करिए, सवाल आपके स्क्रीन पे आता है तो उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए, और तब जाकर के आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि आप खुद से भी सवाल को सोल्व कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और जिनका जहां जहां सेंटर है, अपना सेंटर पर एक बार जरूर विजिट कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि जहां एग्जाम होने वाली है वहां का इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है बाबू, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल को गौर से देखिए, मैथ की सवाल है कि अनीता ने समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या को वर्ग करने के 25 घटाने के बजाय गलती से 25 घटाने के बाद वर्ग कर दिया, परंतु फिर भी उत्तर उसका सही आया। तो ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या दिया गया है। सवाल समझिएगा ध्यान से। कोई एक संख्या दिया गया और कहा गया कि उस संख्या का वर्ग करके 25 घटाइए। मान लीजिए कि वो संख्या x दिया गया, तो इस संख्या के वर्ग करके 25 घटाने के लिए बोला गया, तो रिजल्ट इतना आता। लेकिन गलती से वो क्या कर दी कि इसी संख्या में से 25 घटा दी और उसके बाद वर्ग कर दी। लेकिन सवाल कहता है कि जो उत्तर यहां आने वाला था वही उत्तर यहां भी आया। इसका मतलब दोनों उत्तर सेम हो गया, कांस्टेंट हो गई, इक्वल हो गए। अब यहां से x के एक सर्टेन मान आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 50 x हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, प्लस प्लस में है, माइनस 50 x इधर आके प्लस 50 x 25 जाके जोड़िएगा तो 650, और 5 से काटेंगे तो 13, यानी जो संख्या था वो कितना था मेरे दोस्त, 13 था। सवाल को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये जो सवाल है ये कोई सर्टेन टॉपिक का नहीं है, ये मिसलेनियस की सवाल होती है। इस सवाल में कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, जैसे सवाल बोल रहा है उसके अनुसार स्टेप ले लीजिए और वहां पर रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। कही गई है कि पहले उस संख्या को वर्ग करके 25 घटाना था, लेकिन गलती से संख्या में से 25 घटा के वर्ग किया, लेकिन परिणाम सेम आया, उत्तर सेम आया, यानी दोनों उत्तर बराबर हो जाएगा। यहां से x का वैल्यू 13 आ जाएगा। पहला सवाल क्लियर है। दूसरा सवाल पे आइए, रीजनिंग की सवाल में कहा गया है कि कार्य अनुपात जूल का क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब कार्य का जो संबंध जूल से है, क्षेत्रफल का किससे संबंध हो सकता है। कार्य का इकाई मापने वाला जूल है, तो क्षेत्रफल को मापने वाला वर्ग मीटर होता है, यानी स्क्वायर होता है, या फिर हेक्टेयर होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, लंबाई नहीं होगा, रेडियन भी नहीं होगा, परिमाप भी नहीं होगा, हेक्टेयर होगा, है ना। कार्य से मापा जाता है जूल में, उसी तरीके से क्षेत्रफल मापा जाता है हेक्टेयर में, या फिर वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग मीटर में, वर्ग किलोमीटर में। क्लियर हो गई सवाल। आइए भाई, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। कहा गया है कि मोहन प्रत्येक उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक गंवा देता है। यदि 30 प्रश्नों का उत्तर देकर 40 अंक प्राप्त करता है, तो मोहन द्वारा सही हल किए गए प्रश्न की संख्या कितना है। सवाल समझिए बाप। प्रत्येक सही उत्तर पे 3 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर पे 2 अंक डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। सवाल कहता है कि टोटल 30 प्रश्न का उत्तर दिया और उन्होंने 40 अंक प्राप्त किए, तो बताइए कितने प्रश्न को सही किया। यदि हम बेसिक से ना चलें, सवाल को डायरेक्ट शॉर्टकट प्रोसेस से समझने का प्रयास करें, तो सोचिए कि टोटल प्रश्न कितना है, 30। टोटल प्रश्न 30 है,
यदि सब के सब सही बना देता तो प्रत्येक सही पे 3 अंक, तो 30 सही पे 30 दिया, 90 अंक उसको मिलता, 90 अंक उसको मिलता। लेकिन मिला उसको कितना, मात्र 40 अंक मिला उसको, कितना 40 अंक। इसका मतलब कितना अंक उसको नहीं मिला, तो आप कहेंगे 50 अंक नहीं मिला। 50 अंक नहीं मिला क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, गलत रंगी है। तो चूंकि 50 अंक गलत रंगने से कट गया, तो एक गलत पे कितने अंक कटते हैं? तो आप कहेंगे कि एक गलत पे मात्र 2 अंक कटते हैं। नहीं, गलत बात है, सुनिए ध्यान से। एक गलत पे 5 अंक कटते हैं। कैसे हम बताते हैं बाबू। यदि ये प्रश्न है, ये सही बनाते तो हमको 3 अंक मिल जाता, लेकिन चूंकि इसी प्रश्न को हमने गलत बना दिया तो हमको 2 अंक कट गया। कट गया का मतलब हो गया कि ये भी 3 अंक नहीं मिला और 2 अंक ऊपर से कट गया। इसका मतलब 5 अंक डिडक्ट होता है, यानी 5 अंक आपका घटता है। कब? जब आप गलत बनाते हैं तब। तो एक गलत पे 5 अंक कट रहे हैं, तो 50 अंक कटने के लिए कितने गलत बनाए होंगे? 10 गलत बनाए होंगे, 10 गलत बनाए होंगे। तो टोटल 30 में 10 गलत है, तो सही कितना होगा जल्दी से बताओ? 20 होगा। ऑप्शन नंबर कौन? बी नंबर आएगा। सोचने का प्रयास करना, हमने इस पे बेसिक प्रोसेस नहीं लगाया है, हमने इस पे शॉर्टकट प्रोसेस लगा करके आंसर ला दिया। ठीक है भाई, एक आध बार और देख लीजिएगा, वीडियो रिपीट करके याद आ जाएगा। ठीक है, कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं को आपस में सही संबंध दिए गए हैं। अच्छा, 8 का जो संबंध 49 से हो सकती है, वही संबंध किसका किस से हो सकता है? ऑप्शन देखिए बाबू। 8 का संबंध 49 से है, यानी 1 घटा के स्क्वायर कर दिया है ना। तो 9 में से 1 घटाएंगे, 8, 8 के स्क्वायर 64। नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196, ए भी नहीं होगा। 13 से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर 144, ये तो कहीं नहीं होगा। और 12 से 1 घटाएंगे तो 11, और 11 का स्क्वायर 121। ऑप्शन नंबर कौन? डी नंबर सवाल का आंसर आएगा। तो एक रिलेशन को देखिए और दूसरा रिलेशन को उसी के अनुसार जनरेट करिए, अन्यथा ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन से एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है बाबू, आइए अब ये सवाल देखिए, रिमाइंडर थ्योरम की सवाल है कि 9 के पावर 19 को और 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि पहले आप इस बेस को 8 से डिवाइड करिए। तो आप कहेंगे कि 9 को 8 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचेगा? तो 9 को 8 से डिवाइड करने पर शेषफल बचेगा +1, +1। और 6 को 8 से डिवाइड करने पर शेषफल बचेगा -2, -2। अब बताइएगा, 1 के पावर 19 +1 के पावर 19 करेंगे तो +1 ही आएगा, और यहां प्लस माइनस -2, तो घटाने के बाद तो -1 हो जाएगा। चूंकि एक जो आपका रिमाइंडर निगेटिव आया वो टेक्निकली सही है, लेकिन मैथमेटिकल सही नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल कभी भी रिमाइंडर निगेटिव नहीं होती, हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव होती है। तो निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव लाने का तरीका है, जिससे भाग दिए हैं उसमें से घटा दीजिए। तो हमने 8 से भाग दिया है, 8 - 1 कर देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना? 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? कभी भी इस बात को एकदम जहन में बैठा लीजिए कि निगेटिव रिमाइंडर यदि आ जाए, टेक्निकली आप रिमाइंडर लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन मैथमेटिकल चलेंगे बाबू, ऑप्शन से डिसाइड करेंगे तो ऑप्शन में कभी भी निगेटिव रिमाइंडर नहीं रहता, वहां पर पॉजिटिव हमें सर्च करनी होती है। तो पॉजिटिव निकालने का तरीका है, नीचे वाला जो नंबर है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से भाग दे रहे हैं ना, जो डिवाइजर है, उसमें से निगेटिव रिमाइंडर घटा दीजिएगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर तैयार हो जाता है। ठीक है भाई, आ जाओ, रीजनिंग के सवाल आ गए। कहता है कि इस सीरीज का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? दिमाग भिड़ाइए जरा सा।
देखो बाबू, ये नंबर सीरीज की सवाल है तो कहीं ना कहीं पैटर्न चलेगी, जोड़ के, घटा के, गुना करके, भाग करके, ऐसे ही चलते रहती है। तो हमें प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करनी है कि इससे इसमें क्या संबंध है। तो आप देखिए, 7 × 2 14 और +2 16 हो जाता है। उसी तरीके से 16 × 2 32 और +2 34 हो जाता है। और यहां पर भी 34 × 2 अब +2 करेंगे तो आ जाएगा 68 2 70 हो जाएगा। तो 70 × 2 अब +2 तो 70 2 140 और 2 142 हो जाएगा। और 142 × 2 और +2 करेंगे तो 284 में 2 जोड़ेंगे तो 286 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, 142 और 286 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। रिलेशन डेवलप करनी है, नथिंग, है ना। आइए नेक्स्ट सवाल बाबू, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक व्यक्ति एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। 15 वर्षों में संशोधित ब्याज की उधार ली गई राशि से 250 रुपया कम हो जाता है। तो उधार दी गई राशि ज्ञात करें कितना होगा। सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि 250 रुपया जो दिया है वो क्या दिया है। तो आप कहेंगे कि प्रिंसिपल और SI के बीच का क्या दिया है? अंतर दिया है। सवाल है कि 5% वार्षिक दर से वो उधार लिया, 5% वार्षिक दर से उधार लिया। 15 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुआ वो प्रिंसिपल से 250 रुपया कम है। तो ब्याज प्रिंसिपल से 250 रुपया कम है, इसका मतलब प्रिंसिपल और ब्याज में जो अंतर बनेगा, डिफरेंस बनेगा, वो 250 रुपया का बनेगा। तो आप रेट के साथ खेलिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। 5% के भिन्न में मान होता है 1/20 और 20 जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल यूनिट में तो 20 आ गया। और ऊपर वाला जो होगा बाबू 1 साल का क्या होता है? ऐसा ही होता है। तो प्रिंसिपल 20 है, 1 साल का SI 1 है, तो 15 साल का SI क्या होगा? तो आपको यह पता होना चाहिए कि हर साल का SI जो होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। तो 1 साल का SI 1 है तो 2 साल का SI 2 होगा, 3 साल का SI 3 होगा। उसी तरीके से 15 साल का SI कितना होगा? तो आप कहेंगे 15 होगा। अब बताओ तुम्हें कि प्रिंसिपल और SI में अंतर कितना का है? 5 का। लेकिन रुपया में अंतर कितना? 250 का। तो 250 को भाग लगाइए 5 से और निकालना को चाहिए बाबू उधार दी गई राशि यानी प्रिंसिपल, तो गुना कर दीजिए 20 से। 5 का 20, 250 × 4 करिएगा 1000 सवाल का उत्तर आएगा, है ना। अंतर वाले रुपया को अंतर वाले अनुपात से भाग लगा दिए और जिसको निकालना रहता है उसको हम लोग गुना कर लेते हैं। क्लियर हो गई कंसेप्ट? आ जाओ बाबू नेक्स्ट सवाल। सांस लेने नहीं देंगे, क्या समझा? कहता है कि 8 युग में दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी एक प्रकार का संगत रखते हैं। तो असंगत चुनना है। देखो, असंगत चुनना है तो असंगत को मत जस्टिफाई करिए, आप संगत को जस्टिफाई करिए। सोचिए कि उसमें से कौन कौन ऑप्शन है जो एक जैसा रिलेशन रखता है। जो एक जैसा रिलेशन नहीं रखता वो अलग चला जाएगा, है ना। तो अब हमें देखनी यह है कि 7 50 6 35। अच्छा एक बात बताओ, 7 के स्क्वायर -1 कर दोगे, है ना, 7 के स्क्वायर -1 +1 तो ये 50 हो जाता है। उसी तरीके से ही 4 का स्क्वायर +1 करोगे तो 17 हो जाता है। और 5 के स्क्वायर +1 करोगे तो 26 हो जाएगा। लेकिन 6 के स्क्वायर +1 करेंगे तो 37 होना चाहिए। यानी ये तीनों एक जैसा रिलेशन रख रहा है, लेकिन इसका रिलेशन भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। देखो, कभी भी असंगत छांटना हो ना तो असंगत मत छांटिए, आप संगत का रिलेशन डेवलप करिए कि कौन कौन ऐसा है जो एक जैसा रिलेशन रख रहा है। जो एक जैसा रिलेशन रखेगा वो संगत में जाएंगे और जो उससे अलग भिन्न दिखेगा वो असंगत हो जाएगा। तो संगत को जस्टिफाई करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। बताइएगा आगे।
कहता है कि मिश्रण ए में 10% एसिड है, मिश्रण बी में 30% एसिड है। मिश्रण ए को बी के साथ किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण में 25% एसिड हो जाए। देखो दो प्रकार का अलग अलग क्वांटिटी का दिया हुआ है बाबू, एसिड की क्वांटिटी। देखिए ध्यान से, ए में और बी में। मिश्रण ए में 10% एसिड है तो यहां पर रख देंगे 10%, और मिश्रण बी में कितना परसेंट एसिड है, 30% एसिड है। अब ध्यान से देखिए, दो बात अलग अलग। मिश्रण ए की क्वांटिटी में एसिड अलग दिया, मिश्रण बी की क्वांटिटी में एसिड अलग दिया, और फिर दोनों के मिला के एसिड का क्वांटिटी कितना दे दिया है मेरे भाई, 25%। तो कॉमन के जगह 25 रख देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि मिश्रण का नियम में हम लोग अंतर लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो इन दोनों का अंतर 5 हो जाएगा और इन दोनों का अंतर 15 हो जाएगा। काटेंगे तो रेशियो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर कौन, सी। ए और बी की क्वांटिटी का रेशियो 1:3 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो नहीं ना। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। कहता है कि शिखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे के दादी है, तो शिखा पारुल से कैसे संबंधित है। एक बात सुनिए, हमारी बातों को ध्यान से। कभी भी ब्लड रिलेशन वाले सवाल में यदि किसी पिक्चर को दिखाने की बात आ जाए तो एक होता है कहने वाला जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन, एक होता है सुनने वाला जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड पर्सन, और एक वो तस्वीर वाला हो जाएगा जिसके बारे में कहा जाएगा वो होता है थर्ड पर्सन। तो ध्यान से देखिए, जो कहने वाला है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनने वाला है सेकंड पर्सन, जिसके बारे में कहा जा रहा है जो तस्वीर में बैठा हुआ है, खड़ा है या सुतल है, उसको कहते हैं थर्ड पर्सन। अब कहता है वह का मतलब क्या हो गया, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब शिखा के तस्वीर, ठीक है भाई। वह मेरे पिता, मेरे का मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, और कहने वाला कौन है भाई, पारुल। कहने वाला कौन है, पारुल। तो पारुल हो गई फर्स्ट पर्सन। कहता है मेरे पिता, मेरे का मतलब पारुल के पिता, पारुल, पारुल, पारुल के पिता। कहता है कि पारुल मेरे पिता के एकलौते बेटे। अच्छा सोचो, मेरे पिता के एकलौता बेटा, तो एकलौता बेटा भी तो यही होगा छोकड़वा है, एकलौता बेटा यही होगा छोकड़ा। एकलौते बेटे की दादी है, एकलौते बेटे की क्या है, दादी है। तो 2 जनरेशन ऊपर जाएगा, आए दादी, यहां आ गया दादी। सुनिएगा, कहता है कि वह का मतलब सीखा, वह का मतलब कौन हो जाएगा, सीखा। हर से दीर्घ पर नहीं जाएगा। सीखा पारुल के पिता के एकलौते बेटे की दादी है। दादी का मतलब 2 जनरेशन ऊपर जाएगा। तो कहता क्या है भाई, कि शिखा पारुल से कैसे संबंधित है, शिखा पारुल से क्या संबंध रखती है ना। तो सोचो तो, यदि पारुल के ही पिता हैं, पारुल के पिता हैं, और ये इसकी ये दादी है, जब इसकी पारुल के ही दादी है तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि शिखा जो है वो पारुल के दादी हो जाएगी। तो पारुल के दादी आए हो दादी, तो ऑप्शन नंबर कौन, डी हो जाएगा। इस जनरेशन को ही देख के पता चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने थी, ठीक है। सुनना, कहता है कि 2 कार ए और बी क्रमशः 35 किलोमीटर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं और एक शहर से दूसरे शहर की ओर यात्रा करते हैं। यदि कार बी को यात्रा करने के लिए कार ए से 2 घंटा कम समय लगते हैं, तो शहर के बीच की दूरी ज्ञात करें कितना होगा। अब हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। यदि शहर ए से शहर बी जा रहे हैं, शहर ए से शहर बी जा रहे हैं और 2 व्यक्ति जा रहे हैं, तो दोनों व्यक्ति की चाल अलग अलग होगी। 2 व्यक्ति की चाल अलग अलग होगी और दोनों शहर ए से शहर बी जा रहे हैं, तो दोनों के लिए दूरी कांस्टेंट है। वो भी ए भी शहर ए से बी जा रहा है और बी भी शहर ए से बी जा रहा है, दूरी कांस्टेंट है, लेकिन चाल अलग अलग है। चाल अलग अलग होने से दोनों का समय भी अलग अलग होगा, दोनों को
समय भी अलग अलग होगा। तो ध्यान रखिएगा, S1 के चाल से गया है तो मान कर चलो कि समय लग गया 8 घंटा है, और एक दूसरा S2 के चाल से गया है तो समय लग गया है 10 घंटा। तो एक रिलेशन होगा कि दोनों के समय का योग 14 घंटा, ये हो गया समय का योग। और एक हो जाएगा दोनों के समय का अंतर कितना, तो अंतर हो जाएगा 2 घंटा, और ये है समय का कोची मेरे भाई अंतर। तो ध्यान सुनिए, दोनों के लिए समान दूरी रखता है, चाल अलग अलग रखने से दो स्टेटमेंट जनरेट करता है। एक देता है समय का योग और एक देता है समय का अंतर। आपसे दूरी पूछता है कि ए से बी के बीच की दूरी कितना होगा, हमेशा याद रखना। यदि समय का योग दे दे तो वैसी केस में जो डिस्टेंस होगा वो होगा S1 इंटू S2 बट्टा S1 प्लस S2 इंटू टी। कब, जब समय का योग देगा तब। और एक होगा D बराबर S1 इंटू S2 बट्टा S1 माइनस S2 इंटू टी। ये कब, जब समय का अंतर देगा तब। इस बात को याद रख लीजिए हम लोग कि ये जो T है ये समय का योग है, समय का क्या है, योग है। और यहाँ जो T है वो समय का क्या है मेरे भाई, अंतर है। अभी जो सवाल है वो अंतर वाला पे है, क्योंकि सवाल दिया है ए से 2 घंटा कम लगते हैं, 2 घंटा कम। इस बात को याद कर लीजिए, कभी भी दो व्यक्ति का जिक्र करके या दो डाटा का जिक्र करके कम या अधिक का चर्चा करता है तो ऐसी केस में वो अंतर रहता है, डिफरेंस रहता है। तो 2 घंटा क्या है भाई, अंतर है। अंतर दिया है तो इस फार्मूला को लगाइए कि D बराबर S1 इंटू S2 बट्टा S1 माइनस S2 इंटू टी। टी का मतलब अंतर 2 घंटा। काटेंगे 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 7 पंचे 35 की 5 हासिल 3, 7 चौके 28 और 3 31, 315 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। ऑप्शन नंबर सी। पूरा इतिहास ही हम इस सवाल को उलट दिए कि कभी भी दो अलग अलग चाल दे दे और दोनों के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो 2 तरीके से सवाल आपके सामने बनाएगा। एक देता है दोनों के समय का योगफल और एक देता है दोनों के समय का अंतर। योगफल देगा तो बट्टा में S1 प्लस S2 रखिएगा और अंतर देगा तो बट्टा में S1 माइनस S2 रख लीजिएगा। क्लियर हो गई भाई। 12 नंबर सवाल पे आ जाओ, रीजनिंग की सवाल है। अच्छा, पैटर्न चल रही है, कहता है कि अगला पैटर्न किस सवाल पे बैठेगा। देखो एक बात समझाते हैं, जैसे नंबर सीरीज हो या लेटर सीरीज हो, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं होती, हमें केवल देखनी होती है कि प्रेजेंट ऑफ माइंड में, यानी जो प्रेजेंट सिचुएशन बन रही है उसमें कौन सा लॉजिक लगा करके आगे की तरफ बढ़ते गया है। जो लॉजिक लगाया है उस लॉजिक को लगा करके अगला सीरीज आप निकाल दीजिए। अभी इस सवाल में देखिए, 7 में से 2 घट करके 5 बन जाएगा, 5 में से 7 घट करके 2 बन जाएगा, 2 में से 5 घट करके 3 बनेगा। यहाँ -3 होना चाहिए क्योंकि 2 में से 5 घटेगा तो -3, और 3 में से 2 घट के 1 बनेगा तो 1 में से 3 घट करके -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। या एक बात और सीख लीजिए, यदि 2 हो, 7 हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो और 1 हो तो अगला क्या होगा। तो अगला निकालने के लिए एक बात और आपके माइंड में यह आनी चाहिए भाई कि यदि यहां पर 2 में से 5 घटा के पॉजिटिव 3 रख रहा है तो आगे भी आप पॉजिटिव में ही आंसर लिख सकते थे। 7 में से 2 गया 5, ये क्या हो गया, 7 में से 5 जाएगा 2 गया 5। कुछ तो है जो छपा गया हमरा से और हमरे बस के बाहर है बाबू। ठीक है, 2 में से यहाँ 2 में 7 में से 2 गया 5, 5 में से 7 गया 2, 2 में से 5 गया तो 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 में से 3 जाएगा तो कितना, 2 होगा। एक पॉजिटिव भी आ सकता है, एक निगेटिव। यदि यहाँ -3 होता तो -2 आंसर होगा, लेकिन यदि +3 रहेगा तो आगे +2 ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हम सुधार करके बनाए थे। अच्छा, ये सवाल देखो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा बैलेंस करने में। हम लिखते हैं ध्यान से, A बट्टा कौन कलर हो गया, पीला, A बट्टा B प्लस C का मान कितना है, 1/3।
और सी बट्टा ए प्लस बी का मान कितना है मेरे भाई? तो आप कहोगे कि 5/7। बैलेंस ऑफ रेशियो क्या कहता है? बैलेंस ऑफ रेशियो ये कहता है कि यदि वेरिएबल कांस्टेंट है तो उसका मान भी कांस्टेंट होगा। तो आप यहां गौर से देखिए, ए बी सी दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू 4 बनेगा, और ए बी सी दोनों के जोड़ेंगे तो वैल्यू 12 बनेगा। चूंकि 3 वेरिएबल यहां है और वही 3 वेरिएबल यहां है, तो तीनों का योगफल दोनों जगह सेम होना चाहिए। लेकिन यहां पर योगफल 4 है और यहां पर योगफल कितना है? 12 है। तो दोनों को हमें बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? तो ऊपर वाला में गुना कर देंगे 3 से। जब यहां 3 से गुना तो यहां भी 3 से गुना और यहां भी 3 से गुना। अब देख लो कि 3 और प्लस 9, अरे 9 ही तो है, 9 प्लस 3 12 और 7 प्लस 5 12। इसका मतलब बैलेंस हो गई। बैलेंस हो गई तो ए का मान 3 हो जाएगा, पता चल गया ए का मान 3। उसी तरीके से सी के मान 5 हो जाएगा, बचा एगो बी। अब एक बात बताओ, चूंकि 3 वेरिएबल ए बी सी तीनों मिलकर यहां पर 12 है, 3 वेरिएबल ए बी सी मिलकर के यहां पर 12 है, तो यहां पर भी तो तीनों मिलकर 12 ही होगा। तो 5 और 3 8, 12 में से 8 घट गया तो कितना आ गया? 4, यानी बी के मान 4 निर्माण हो गए। तो सवाल कहता है कि बी अनुपात ए प्लस सी का मान क्या होगा? तो बी के मान 4 हो जाएंगे और ए प्लस सी तो 5 और 3 8, काटेंगे तो आ जाएगा 1 अनुपात कितना? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यदि आप समीकरण पे बनाइएगा ना तो टफ लगेगा, और टफ ही नहीं लगेगी, टाइम भी लगेगी। तो समीकरण पर मत बनाइएगा, बैलेंस पर ही बनाने का प्रयास करिए, जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट। अब ये सवाल रीजनिंग का है और कही गई है कि TENDER, टेंडर को लिख दिया है इतना। सीरीज हमें यहीं पकड़ ले का, यहीं पकड़ लेते हैं, रुको तो जरा सा। ये हो जाएगा 18, ये 5, ये 4, ये 14, ये 5 और ये हो जाएगा 20। कोड क्या बनाया? 18 5 4 14, 18 5 4 14 5 और 20। जानते हो क्या किया है? लास्ट वाला लेटर का कोड बना दिया है फर्स्ट वाला नंबर। तो यहां भी लास्ट वाला लेटर डी है तो कोड 4 बनेगा, उसके बाद ई है तो 5 बनेगा, उसके बाद टी है तो 20 बनेगा, एस है तो 19, ई है तो 5 मेरे भाई, यू है तो 21 बना देना। क्यू हमारे ख्याल से 17 पर होता है, ई है तो 5 है और आर है तो 18 है। थोड़ा आंख गड़ा के देख लेना मेरे भाई कि कौन है 45 20 19, 45 20 19, 45 20 19। ऑप्शन नंबर सी चल रहा है ना? क्लियर है? आंख गड़ा के देखना कि कौन ऐसा ऑप्शन इसी पैटर्न पे आगे की ओर बढ़ रही है। आंसर आ गई। चलो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या का मान क्या होगा? सुनिए, कोई भी लगातार विषम संख्या देते हैं या लगातार सम संख्या देते हैं या लगातार प्राकृत संख्या देते हैं ना, तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होगा, मध्य वाला बीच वाला संख्या ही एवरेज बनता है। तो अभी भी 9 लगातार विषम संख्या, मान लीजिए 9 गो डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चूंकि ये 9 के 9 विषम संख्या है तो इनका जो एवरेज होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो एवरेज निकालेंगे तो मिडिल टर्म के लिए 4 गो इधर से डिसाइड करिए और 4 गो इधर से डिसाइड कर देंगे, तो यही तो हमारा एवरेज है। लेकिन इसी एवरेज का जो मान दिया है वो कितना दिया है? 53 दिया। 9 संख्याएं विषम है, ओड नंबर है, तो इन 9 संख्या लगातार का एवरेज जो होगा वो बीच वाला संख्या होगा, मिडिल होगा। तो मिडिल में एवरेज ये होगा, लेकिन इसके जगह एवरेज तो 53 दिया है, यानी यहां जो संख्या बैठ रहा होगा वो 53 होगा। अब ध्यान से सुनो, इसके पीछे की तरफ माइनस होते चलेंगे तो हमारी छोटी संख्या आएगा, और इसके आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे, जोड़ते चले जाएंगे तो वहां से बड़ी संख्या का निर्माण हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कौन सी संख्या? छोटी। तो पीछे लौटेंगे तो बताइए, 53 के पहले 51 49 47 और यहां हो जाएगा 45, यानी सबसे छोटी कौन हो जाएगा? 45।
बाबू यदि बड़ी बोलता तो आगे की तरफ बढ़ते, 53 के बाद 55, 57, 59 और ये हो जाता है 61, ये हो जाता बड़ी संख्या और ये हो गया हमारा छोटी संख्या 45। क्लियर है? कभी भी याद रखें, लगातार विषम संख्या का जिक्र कर दे, लगातार सम संख्या का जिक्र कर दे या लगातार प्राकृत संख्या का जिक्र कर दे, वैसी हालात में एवरेज हमेशा और हमेशा मिडिल टर्म होगा, बीच वाला होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे। अब यहां पर भी नंबर सीरीज की सवाल चल रही है, 3, 7, 16, 35, 153। क्या रिलेशन लाओगे जल्दी से बताओ। 3 के दुगुना कर दो, है 3 गुने 2 प्लस 1 तो हो जाता है 7, 7 गुने 2 प्लस 2 तो हो जाता है 16, 16 गुने 2 प्लस 3 तो हो जाता है 35। अच्छा क्या हो रहा है देखो ध्यान से, मल्टीपल हो रहा है 1 2 3 तो अगला में जुटा होगा 4, तो 35 में 2 से गुना करो और 4 जोड़ दोगे, है ना, क्योंकि 2 से मल्टीपल सब में हो रही है और जो ऐड हो रहा है वो एक एक बढ़ते चला जा रहा है। तो 35 दूना 70 और 4 74 होगा सवाल का आंसर और ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है? मतलब हर अगला नंबर पिछले वाले नंबर से ज्यादा है। ज्यादा कैसे है? 2 से गुना होकर 1 जोड़ा, फिर 2 से गुना होकर 2 जोड़ा, 2 से गुना होकर 3 जोड़ा, 2 से गुना होकर 4 जोड़ेगा, तो 74 हमारे पास आंसर आ रहा होगा। ठीक है भाई, आ जाओ सवाल नेक्स्ट। कहता है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% लाभ प्राप्त करना है तो x का मान कितना होगा। कहने का मतलब है कि खरीदा है 60 वस्तु और बेचा है कितना वस्तु बाबू, x वस्तु, और इसी x का मान निकालना है। मतलब बेचने वाले वस्तु की संख्या निकालना है, बेचने वाले वस्तु की संख्या निकालना है। तो पहले बताइए कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है इसको, 20% का। तो 20% के भिन्न में मान 1/5। देखो एक बात समझने का प्रयास करो। अब आप कहोगे कि सर एकदम कंसेप्ट फाउंडेशन बैच की तरह बताइए, तो नहीं बता सकते क्योंकि आपके नजदीकी एग्जाम इतना नजदीक है कि वहां पर बेसिक की कोई बात नहीं बनती। जितना शॉर्ट हो सके हम एक्सप्लेन करके और जितनी फास्ट हो सके एक्सप्लेन करके निकल रहे हैं। ठीक है, 20% का मान 1/5 होता है। इसका मतलब है कि मूल्य ओरिजिनल 5 होगा, मतलब क्रय मूल्य 5 होगा, तो 1 लाभ हुआ होगा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया होगा, 6। सुनिए, 20% प्रॉफिट का सिंपल मतलब है कि क्रय मूल्य यदि 5 रुपया होगा तो विक्रय मूल्य 6 रुपया होगा। तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात रुपया में हुआ, मूल्य में हुआ, प्राइस में हुआ, कीमत में हुआ। अब यहां से वस्तु निकालिएगा तो याद रखना कि कभी भी मूल्य और वस्तु एक दूसरे का रिवर्स चलेगा, तो रिवर्स में हो जाएगा 6:5 का। मतलब खरीदा जाएगा 6 वस्तु तो बेचा जाएगा 5 वस्तु। लेकिन सवाल कहता है कि खरीदा गया है 60 गो, यानी 6 का मान 60 है, यानी 6 पर एगो 0 चिपकाया है, तो 5 के मान 5 पर 0 चिपकाएंगे, यानी बेचेगा कितना वस्तु, 50 वस्तु। क्लियर है? बोलो जल्दी से बताओ। खरीदे हैं 6 वस्तु और बेचे हैं 5 वस्तु, लेकिन रियल में खरीदा है 60 गो तो रियल में बेचेगा कै गो, 50 गो, क्योंकि 6 पर यहाँ 0 चिपका रहा है तो यहाँ भी 5 पर 0 चिपका देंगे, तो आंसर हो जाएगा 50 वस्तु बेचेगा। बहुत अच्छी सवाल थी बाबू, क्वालिटी होती है इस सवाल का, है ना। यदि आप बेसिक से बनाइएगा तो काफी टाइम लग जाएगा। कहता है कि डीआईजी का संबंध 25 के रूप में है, कट का संबंध 49 के रूप में है, तो किक का संबंध कितना नंबर के रूप में होगा। अब सोचो, डी और आई जी का लेटर का नंबर याद करो। डी 4 होता है, आई 9 होता है और जी 7 होता है। तो 7 और 9 16 और 4 20, जोड़ने पर 20 आ रहा है, लेकिन कोड है 25, यानी 5 जोड़ करके 25 ला दिया है ना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कट यानी सी 3 है, यू 21 है और टी 20 है मेरे भाई। तो 20 और 21 41 और 3 41 और 3 जोड़ने पे 44 आएगा, और 5 जोड़ दिया ऑटोमेटिक तक कर दिया है 49, पकड़ा गया। यानी सब लेटर का नंबर को आपस में जोड़ रहा है और जोड़ने पर जितना रिजल्ट आ रहा है उसमें अपने मन से 5 ऐड कर दे रहा है,
या ये भी बोल सकते हैं कि 5 बढ़ा दे रहा है। तो अभी हम कीक को देखेंगे तो 11 और 3 14, 14 और 9 23, 23 और 11, 23 और 11 34, और 34 में ऑटोमेटिक 5 जुटेगा तो आंसर 39 हो जाएगा। यानी लेटर के नंबर को जोड़ा जा रहा है और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट में अपने मन से 5 ऐड कर रहा है, या ये भी बोल सकते हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है उसमें से 5 बढ़ा करके कोड बन रहा है। ठीक है भाई, आ जाओ यहां पर। ये सवाल अब आ गई परसेंटेज की। किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। अब सुनो, 120 अधिक, अधिक का सिंपल मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना, अंतर। कुछ देर पहले ही बताए थे कि कभी भी अरिथमेटिक हो या पूरी मैथ हो या किसी भी भाषा में कम या अधिक का जिक्र करता है, इसका मतलब है कि वो रियल में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो यहां पर 120 क्या है, इन दोनों परसेंटेज वैल्यू का डिफरेंस है। तो डिफरेंस वाला अमाउंट को डिफरेंस वाला परसेंटेज से डिवाइड करिए। तो परसेंटेज डिफरेंस यदि आप लीजिएगा तो 15 का आ जाएगा, तो 15 से डिवाइड कर दिए। अरे बोलो, इन दोनों में अंतर कै परसेंट का, 15%। तो अंतर वाला को अंतर से डिवाइड करेंगे और निकालना है ओरिजिनल संख्या, तो 100 से गुना कर दीजिए। 15 8 20, 8 गुने 100, तो आंसर हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर सी। अंतर को डिवाइड किए अंतर से, और जिसको निकालना रहता है उसको हम लोग गुना करते हैं। निकालना है संख्या, और संख्या हमेशा कितना परसेंट होगा, 100% ओरिजिनल होता है। ठीक है भाई, आ जाओ 20 नंबर सवाल। कहता है कि उस समुच्चय का चयन करिए, यानी उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ये देख लो कि इन तीनों में जो पैटर्न बन रही है वही पैटर्न में कौन सा ऑप्शन डिसाइड किया गया है, कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो आप एक बात बताओ, 3 4 और 12 में क्या रिलेशन लाइएगा, 3 गुने 4, तो 4 तिया 12, और 12 के अपने मन से 2 गुना करके कितना कर दिया, 24। यानी दोनों फर्स्ट और लास्ट को गुना कर रहा है और आपस में जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें 2 गुना करके कोड बना दे रहा है ना, बीच वाला नंबर हो जा रहा है। तो यहाँ पर 4 9 36, 36 दूना 72, ऑप्शन ए ठीक है। यहाँ 2 8 16 और 16 दूना 32, ये गलत हो जाएगा। 6 11 6 66 गुने 2, ये भी गलत हो जाएगा। और 12 चौके 48, 48 दूना 96, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हो गए बाबू, यानी 20 नंबर सवाल हमारा कंप्लीट हो गए। देखिए, हम अपनी पूरी क्षमता, पूरी कैपेसिटी के साथ हम आपको 20 सवाल का सॉल्यूशन कराने का प्रयास किए। भाई साहब, मैथ 10 और 10 रीजनिंग यदि आप पर डे करते हैं तो आपके सामने अभी भी कम से कम बचा हुआ है 15-17 दिन अच्छे ढंग से। और अच्छे ढंग से सेशन को यदि शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो फिर मैथ और रीजनिंग के लिए आपको एग्जाम में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमने जो पिछला 15 दिन में 20 दिन में पढ़ा उससे बाहर आ गया। नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप केवल 15-20 दिन जो पढ़ करके जाएंगे एग्जाम में वही आने वाली, ये 100% गारंटी है। अलग कहां से लाएगा, 15-20 दिन में हम सारे कंसेप्ट रिपीट कर देंगे, समझ गए, हर कंसेप्ट को रिपीट कर देंगे। तो कोशिश करिए कि शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखें, कभी भी एक भी सवाल को स्किप ना करिए। पहले खुद बनाइए, उसके बाद वीडियो को देख करके अपने आप को एनालिसिस करने का प्रयास करिए। चलिए ठीक है, आगे के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।